हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सिविक्स से चैप्टर नंबर 2 यानी फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक ले जाएगी। बातें गहराई को समझ रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपका एक टारगेट है कि आपको क्लास 10 में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का बजाय आप क्या कीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अभी आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए या फिर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। मतलब ये छोटे छोटे कदम आपको आपके असली गोल तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो प्रोसेस आपको पता ही है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज करें, खुद ही पढ़ें और खुद पहले आंसर दें, फिर मेरे आंसर से मैच कर ले। ऐसे करके आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को एंड तक देखें, इससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए आप। लिखा है कि हु कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन, बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत इलेक्शन करवाता है। और यहाँ पे आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये म्युनिसिपल इलेक्शन भी करवाता है। ठीक है, और ये सब प्रोविज़न जो है ये कब आया था, जब 1992 में इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था, तब ये सब प्रोविज़न उसके तहत आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। लिखा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा है पहला में कि इंग्लिश इज आवर नेशनल लैंग्वेज, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिटीजन्स आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 का आंसर होगा डी। नंबर 3 ट्राई कीजिए। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज, हमें पता है 3 टाइप का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करेंट लिस्ट। बताइए यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। मतलब इन सब सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है इन पे लॉ बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट अडॉप्टेड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फेडरेशन 2 टाइप का होता है, एक होल्डिंग टुगेदर, एक कमिंग टुगेदर। बताइए इनमें से कौन सा होल्डिंग टुगेदर नहीं है। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट है। जापान होल्डिंग टुगेदर नहीं है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नंबर 5, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है। तो इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड नंबर 2 टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। यही इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट अडॉप्टेड द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए। तो अभी हमने देखा कि इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो वो मतलब कमिंग टुगेदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये तीनों ऑप्शन भी याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल है। ठीक है, 6 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ट्राई कीजिए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का फंक्शन कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा होता क्या है। तो जितने भी विलेज के जो वोटर्स हैं उन सब वोटर्स को ग्राम सभा बोला जाता है। ठीक है, और यही वोटर्स कुछ चुन के कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिसको पंच बोलते हैं। ठीक है, और उनके लीडर को सरपंच, तो वो कहलाता है ग्राम पंचायत। तो पहला ऑप्शन है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये इसका फंक्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है अप्रूविंग द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, ये भी इसका काम होता है ग्राम सभा का। तीसरा है मेकिंग डिसीजंस फॉर द विलेज, ये भी राइट है, मतलब ये भी इसका फंक्शन होता है। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद ग्राम सभा से हायर बॉडी है। ठीक है, तो ये ग्राम सभा का काम नहीं है, जिला परिषद का काम देखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 8, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताना है इस चारों में से कौन सा सही है। पढ़ते हैं।
होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी राइट है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। सी में लिखा है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, ऐसा नहीं होता है। होल्डिंग टुगेदर में सभी स्टेट का पावर इक्वल नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स का अनइक्वल पावर होता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, ये सब क्या लिखा हुआ है, उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हो सकता है चैप्टर नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि आप एक बार मेरे जो एक्सप्लेनेशन किए हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वो एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और आई बटन में भी दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लें, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए, तो 8 का आंसर हो गया डी। आते हैं 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 1992। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसके तहत एक तीसरा टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया गया था 1992 में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले में लिखा है कि नो सीट्स वर रिजर्व फॉर SC ST इन इलेक्टेड बॉडीज़, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीट रिजर्व किए गए थे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट, ये राइट स्टेटमेंट है। तो अभी तक सिर्फ बी राइट निकला है। उसके बाद सी देखते हैं। इट बिकेम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और ये इलेक्शन करवाएगा कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और डी में लिखा है कि लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उनको भी पावर और रिसोर्सेज दिया गया था। तो यहाँ पे बी और सी जो है वो राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। लिखा है कि इफ़ इट इज़ डिज़ायर्ड इन इंडिया टू स्विच ओवर टू यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट फेडरल स्ट्रक्चर सच अ चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट। अभी इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। अगर हम इस फेडरल स्ट्रक्चर से वापस यूनिटरी सिस्टम में जाना चाहें तो ये कैसे जा सकते हैं? तो इसको जानने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से लिखा हुआ है। सबसे पहले तो दोनों पार्लियामेंट का जो दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में 2/3 मेजोरिटी के साथ ये बिल पास होना चाहिए। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द स्टेट इस बिल को सपोर्ट करने चाहिए, तभी कुछ चेंज आ सकता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल प्रोसीड्योर इन पार्लियामेंट, ठीक है, एंड रैटिफिकेशन यानी कन्फर्मेशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। पार्लियामेंट में दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करें और साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स इसको सपोर्ट करें, तभी कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अकेले मिलकर कोई चेंज नहीं ला सकते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 पे आते हैं। और 11 पे आने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको हम बता देना चाहेंगे कि इस चैनल पर मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल तरीके में पढ़ा के रखा गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करें या फिर वीडियो सेक्शन देखें, आपको ज़रूर वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, चैनल को चेकआउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 पे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वाज द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ टू बी स्टॉप्ड। इंग्लिश का यूज़ कब बंद करना था? तो ये था 1965 तक। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे एक बात और ये भी याद रखेंगे कि टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितना है इंडिया में? टोटल 22। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं 21 है कि 22 है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि जब 21 लिखा रहेगा ना, तो आपसे लिखेंगे बिसाइड हिंदी। हिंदी के अलावा और कितने लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज? तो आपको बोलना पड़ेगा 21। और टोटल लैंग्वेज कितने हैं शेड्यूल लैंग्वेज? तो 22, ठीक है। चलिए 12 ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो पुलिस तो होता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। और बैंकिंग बताइए कौन सा लिस्ट में आएगा? ये आएगा यूनियन लिस्ट में। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नंबर 13, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसके बारे में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी। ठीक है, टोटल कितने हैं 22 हिंदी को लेके, लेकिन यहाँ पे हिंदी को छोड़ के कितने हो गए 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 14, सम स्टेट्स इन इंडिया हैज़ स्पेशल पावर्स और स्टेटस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे कंट्री के, आसाम, मिजोरम, ये सब, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है बाय आर्टिकल 371। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीड्योर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं वो अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, इसका देखभाल कौन करता है? बहुत ही ईजी, जुडिशियरी। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, 16 देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। यूनियन ऑफ इंडिया, पूरा कंट्री का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्टेट का लीडर गवर्नर। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिया गया है वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर, ठीक है, ग्राम पंचायत का हेड सरपंच, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। तो बी हो जाएगा यहाँ पे ऑड। ठीक है, 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ये लिस्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी लिस्ट मेंशन है, मतलब लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इस यूनियन लिस्ट का भी, स्टेट लिस्ट का भी और कंकरेंट लिस्ट का भी। यहाँ पे कौन सा पूछा गया कि कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं है? डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट में आता है, पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे? चलिए 18 ट्राई कीजिए। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। इंडिया में फेडरलिज्म इतना सक्सेस हुआ है क्यों? क्योंकि द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इसके वजह से इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी सक्सेस हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे सबके फीलिंग्स को रेस्पेक्ट किया गया है, एक लैंग्वेज किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। ठीक है, कल्चर के बेसिस पे किसी को रिकॉग्निशन दिया गया है। ठीक है, उसी को बोला गया है यहाँ पे। 19, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन से स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट नहीं किए गए? तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट नहीं किए गए थे। ये क्रिएट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको क्रिएट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राम सभा हमें पता है क्या होता है? इट रिव्यूज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 इसमें भी है, ए का 2 इसमें भी है। ग्राम पंचायत क्या है? इसमें लिखा है ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दिस यूनिट, ये तो नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, यहीं से हमें पता चल गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फिर भी एक बार सी और डी जान लेते हैं, एग्जाम में दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जिला परिषद क्या होता है? देखिए सबसे इसका स्ट्रक्चर समझिए आप। सबसे नीचे में जो वोटर्स है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, इन वोटर से इलेक्ट करके कुछ पंच को भेजा जाता है, ये सब पंच मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा विलेज का ग्राम पंचायत होगा, तो इन सब ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर बहुत सारे पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल मिलकर क्या बनाते होंगे? ये बनाते हैं आपका जिला परिषद। ठीक है, ये सब कहलाएंगे जिला परिषद। तो देखिए यहाँ पे जिला परिषद लिखा है, तो जिला परिषद का हो जाएगा मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। जितने भी मंडल है या फिर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक है, ये सब मिलके जिला परिषद बनाते हैं। सी का 4 और डी का 1। मंडल क्या है? तो ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दिस यूनिट, ग्राम पंचायत मिलकर मंडल बनाते हैं। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप। 20 का ए। नंबर 21, इन पंचायती राज सिस्टम डैश ऑफ द सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। बहुत ईजी क्वेश्चन। वुमेन के लिए कितने सीट रिजर्व है? तो 1/3। 21 का बी हो जाएगा आंसर। 22, इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, बताइए। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिसको स्टेट बोलते हैं।
22 का हो जाएगा सी। 23 ट्राई कीजिए। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट, मतलब लॉ बनाना, ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया जो बाद में आए, ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है, तो इस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। 23 का बी। 24 when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders dash that it would lead to dash of the country। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उनको डर लगा, मतलब फियर्ड हो, डर गए कि कहीं कंट्री का डिसइंटीग्रेशन यानी टुकड़ा ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो 24 का ए हो जाएगा आंसर। 25 व्हाट इज़ द ओरिजिनली प्रोवाइडेड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली हमारा सिस्टम कैसा था, 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया जिसके तहत 3 टीयर सिस्टम कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन। कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो कोई कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को किस किस लैंग्वेज में दे सकता है। हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, बंगाली एक शेड्यूल लैंग्वेज है इसमें भी दे सकता है, तो एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट ऑन फेडरलिज्म। कौन सा सही है फेडरलिज्म के बारे में। नंबर ए द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि कौन लेवल ऑफ गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। बी द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, यूनिलैटरली मतलब क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट अकेले कोई भी प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते, दोनों को मिल के चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को। तो ये भी रॉन्ग हो गया। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड। ये भी रॉन्ग हो गया। ये स्पेसिफाई किया गया है कि किसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। और ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 आफ्टर ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेजेस द सेंसस फाउंड डैश मेजर लैंग्वेजेस। तो सेंसस में फाउंड किया गया कि टोटल 121 लैंग्वेजेस है, ठीक है। ऑफ दीज डैश लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। शेड्यूल लैंग्वेजेस कितने हैं, तो टोटल 22 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नंबर 29 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल इन रिलेशन टू स्टेट्स इन अ डैश। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल किस में होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 30 एसर्शन रीजन है, लिखा है कि एसर्शन में अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992 बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग मतलब चेंजिंग, ठीक है। तो ये राइट स्टेटमेंट है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया था 1992 में, ठीक है। रीज़न दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द 3rd टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 3rd टीयर को ज़्यादा पावर देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया गया था, तभी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो दोनों ही राइट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 31 ट्राई कीजिए, ये भी एसर्शन रीजन है। एसर्शन में लिखा है कि पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, और इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल राइट है। रीज़न क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल एंड इट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए किया गया है क्योंकि जो कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो लोकल लेवल पे अच्छे तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल राइट है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया था। तो दोनों ही राइट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 32 विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन सा है। नो नेशनल लैंग्वेज, ये तो पार्ट है, हम लोग का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। शेड्यूल लैंग्वेजेस है, ठीक है। फिर स्प्रेड ऑफ हिंदी विथ कॉशियस अप्रोच, ये भी लैंग्वेज पॉलिसी का पार्ट रहा है। बैन द यूज़ ऑफ इंग्लिश, ये हमने कभी भी नहीं चाहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 33 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नंबर ए यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी राइट है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ये भी बिल्कुल राइट है।
इन अ फेडरल सिस्टम अ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, ये भी राइट है। इन अ फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 34 द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज डैश गारंटीड, वेरी फेमस सेंटेंस है ये, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, ठीक है। सभी टीयर का जो अस्तित्व है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 35 बेल्जियम जो है वो शिफ्ट कर गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 1993 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एंड वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब यही है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 36 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। द कार्टून बिलो क्लियरली स्टेट दैट, ये कार्टून क्या शो कर रहा है? यहाँ पे हमें कोएलिशन गवर्नमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका जो नुकसान है वो बताया गया है, ठीक है। काटो का मतलब ये सिंहासन है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 ये भी पिक्चर दिया गया है, ये क्या चीज़ का बारे में है? तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट, ये प्लीड कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और पावर दे दो, और पावर दे दो, और पावर दे दो, ठीक है। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर, सी हो जाएगा 37 का राइट आंसर, समझे। तो यही हो गया टोटल 37 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और आपका पूरा चैप्टर से रिवाइज भी हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क आपको भी देना चाहेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और आप 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन खुद से कर पाए, कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ, ये भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कीजिए, और इस चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो में लिंक दे रहे हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का, आई बटन में भी लिंक है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।